हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं स्विस कैनाल के बारे में, जो दुनिया का एक सबसे बिजिएस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग रूट में से एक है। ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए क्योंकि एवरग्रीन नाम की एक कंटेनर शिप है, जो कि इस पूरे कैनाल से जब पास हो रही थी तो वो एक्सीडेंटली अपना पाथ खो दी और वो बैंक बैंक के रिवर की जो बैंक है इसमें साइड में यहाँ जाके टकरा गई, जिसके कारण ये अपना पाथ लूज कर दी और ये इस तरीके से अपना पूरा डायरेक्शन मोड़ करके जाम हो गई है। तो इस कैनाल की विड्थ लगभग 200 मीटर है, जबकि ये शिप है अराउंड 400 मीटर। तो इस तरीके से डायगोनली पूरे रूट को ब्लॉक कर चुका है। तो ये एवरग्रीन एक दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप में से एक माना जाता है, जिसमें लगभग ऐसे जो कंटेनर्स रहते हैं छोटे छोटे, ऐसे लगभग 21,000 कंटेनर इस पूरे शिप में आ सकते हैं। और ये एवरग्रीन नाम की जो शिप है, ये एक एफेल टावर से भी लंबा है, अगर इसकी लंबाई देखा जाए तो। या फिर 3 सॉकर फील्ड, फुटबॉल के जो 3 ग्राउंड रहते हैं, ऐसे 3 ग्राउंड से ये खुद उन तीनों ग्राउंड को मिला दे तो उससे भी बड़ा ये खुद एक शिप है। तो ये एक सैटेलाइट इमेज है, जिसमें देखा जा रहा है कि जितने भी आपस शिप है उस एवरग्रीन शिप के आगे पीछे, वो सभी यहाँ पर फंस चुके हैं, क्योंकि उनको कोई पाथ नहीं मिल रहा है। अब ये यहाँ इसलिए स्ट्रक हो गई क्योंकि विजिबिलिटी ख़राब थी उस टाइम, क्योंकि जो मौसम था वहाँ का वेदर कंडीशन ठीक नहीं थी। इसके अलावा सैंड स्टॉर्म चल रहे थे, जिसके कारण विजिबिलिटी बहुत लो थी। तो जो शिप है वो अपना डायरेक्शन लॉस कर दी और वो ड्रिफ्ट हो गई रिवर बैंक की तरफ। तो पिछले 5 दिनों से इस शिप को अपने रास्ते में वापस लाने की कोशिश की जा रही है। इसमें अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, जैसे कि जो शिप के इंटीरियर में जितने भी वाटर है उसे पंप आउट किया जा रहा है, ताकि जो शिप है उसका बैगेज कम हो सके। अब इसके अलावा टग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। टग्स एक तरीके की बोट होती है जो फोर्सफुली किसी बड़े कंटेनर या फिर किसी भी बड़े व्हीकल, किसी भी बड़े शिप को अपने फोर्स करके उसका डायरेक्शन चेंज कर सके। तो ये छोटी छोटी टग बोट है जो कि बहुत ही पावरफुल होती है, मैकेनिकली बहुत पावरफुल होती है। तो इसके थ्रू ये एवरग्रीन के डायरेक्शन को चेंज करने का प्रयास की जा रहा है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं क्रेन है, इसके थ्रू जो रिवर बैंक है उसमें ड्रेजिंग की जा रही है। ड्रेजिंग ये होता है कि जो रिवर बैंक को रहता है वहाँ पर रेगुलर रेनफॉल के कारण या फिर रेगुलर मूवमेंट के कारण जो रिवर बैंक में जो सिल्ट रहते हैं, जो यहाँ की मिट्टियाँ रहती है या फिर सैंड रहते हैं, ये सब यहाँ डिपॉजिट होने लगते हैं। तो इसके कारण जो रिवर है उसकी डेप्थ कम होने लगती है। तो ड्रेजिंग के थ्रू जो सिल्ट्स रहता है उसे ऐसे रिमूव करके वापस इनलैंड लाया जाता है, ताकि जो लेवल है डेप्थ बढ़ सके। अब जब डेप्थ बढ़ेगी तो शिप को ये वो वापस वाटर में एफ्लोट होने लगेगी, क्योंकि सिल्ट में तो ये जाम हो जाती है, सिल्ट में तो ये मूव नहीं कर पाती है, इसलिए इन्हें सिल्ट को रिमूव किया जा रहा है।
अब ये सब में एक और फैक्टर है, वो है हाई टाइड। जब टाइड हाई रहता है तो उस टाइम जो भी ऑपरेशन है ये यहाँ करना मुश्किल रहता है, क्योंकि उस टाइम हो सकता है कि ये शिप खुद अपना डायरेक्शन बैलेंस ही खो दे हाई टाइड वेव्स के कारण। तो उसे अवॉइड करने के लिए जब जो हाई टाइड है वो जब ख़त्म हो जाता है तो उस वक्त ये टग्स का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो जितने भी ऑपरेशन है वो उस टाइम किए जाते हैं। अब इस पूरे ब्लॉकेज के कारण लगभग 280 शिप्स है जो इस एवरग्रीन कंटेनर शिप के आगे या पीछे मौजूद है, जो इसी रास्ते में स्टक्ड हो गए हैं। तो इनमें से कुछ वेसल्स तो ऐसे है कि जो इतने दिनों तक यहाँ रह के फिर वो वापस अपना कोर्स चेंज कर रहे। अब वो एक लॉन्ग पाथ को फॉलो करेंगे जो कि अफ्रीका के नीचे से कैप ऑफ गुड होप के नीचे से होके जाता है, जिसे हम आगे एनालाइज करेंगे। तो हमने ये देखा कि जो यहाँ शिप स्टक हुई है वो दुनिया की सबसे बड़ी शिप में से एक है। तो आइए एक ये देखते हैं कि जो शिप इंडस्ट्री है उसमें क्या करंट ट्रेंड है। तो डे बाय डे जो शिप्स है उनकी साइज़ बढ़ते जा रही है। आपने टाइटैनिक सुना होगा, तो टाइटैनिक से भी बड़ी शिप आज के ज़माने में बन चुकी है। तो इसका ही एक कारण ये है कि इंडस्ट्री की डिमांड होती है इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमिक ऑफ स्केल का मतलब होता है कि आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे या जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करेंगे एक साथ, तो उतनी ज़्यादा जो कॉस्ट है पर यूनिट वो रिड्यूस होगी, जिससे प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसे देखते हुए इ- इतने जाइंट साइज के शिप बनाए जा रहे हैं ताकि वो एक साथ बहुत सारे अपनी कमोडिटीज़ को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई कर सके और कॉस्ट कट कर सके। लेकिन इतनी मेगा वेसल्स के जब शिप किया जाता है या फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसके एक डिसएडवांटेज भी है। जब ये शिप किसी पोर्ट में आती है तो उस पोर्ट के ऊपर ये प्रेशर बनता है कि वो उस पोर्ट है की डेप्थ को बढ़ा बढ़ाए बढ़ाए रखे। क्योंकि अगर डेप्थ कम रहेगी तो जो शिप है वो यहाँ अगर आती है तो वो यहाँ स्टक हो जाएगी, फंस जाएगी वो। तो पोर्ट्स को इसलिए रेगुलर ड्रेजिंग करनी पड़ती है रेगुलर, यहाँ से सिल्ट रिमूवल करना पड़ता है। तो इससे पोर्ट्स की जो अथॉरिटी रहती है उनका एक्सपेंडिचर बढ़ता है और ओवर लॉस होता है पोर्ट को। अब आइए स्विस कनाल की जोग्राफिकल लोकेशन को देखते हैं। तो स्विस कनाल सिचुएटेड है इजिप्ट में। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। और इसके अलावा स्विस कनाल टेक्निकली अफ्रीका जो कि कंटिनेंट है और दूसरा है एशिया, इन दोनों को डिसकनेक्ट करता है। जो एक नैरो वाटर का पैसेज है वो इन दोनों का जो लैंड मास है उन दोनों को ये डिसकनेक्ट करता है। अब स्विच कैनाल जो सिचुएटेड है वो इस्थमास ऑफ स्विस करके एक जगह है। इस जगह को बोलते हैं इस्थमास ऑफ स्विस, यहाँ पर ये मौजूद है। तो अगर किसी शिप को यूरोप से एशिया आना हो या फिर पर्शियन गल्फ आना हो या फिर आगे यहाँ साउथ ईस्ट एशिया आना हो, ऑस्ट्रेलिया जाना हो, चाइना या किसी इस रीजन में जाना हो, तो उनके पास दो तरीके हैं। या तो वो स्विस कैनल के थ्रू जाए या तो वो एक लॉन्ग रूट फॉलो करे जो कि अफ्रीका के नीचे से ये कैप ऑफ गुड होप है उसके नीचे से होके गुजरे।
तो जो अगर लॉन्ग रूट फॉलो करते तो इसका ये डिसएडवांटेज है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ेगा, फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगा, और जो टाइम है, ट्रैवलिंग टाइम है वो भी बढ़ेगा। तो डिस्टेंस देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 12,300 माइल्स का डिस्टेंस है, और यहाँ लगभग उसका 50% या फिर उसका 60% डिस्टेंस है, जो कि है 7,200 माइल्स। अब अगर हम ये लॉन्ग रूट फॉलो करते तो यहाँ लगभग हमें 14 to 15 डेज लगते हैं शिप को पास होने में, जबकि यहाँ से अगर हम ये रूट फॉलो करते तो यहाँ हमें लगभग 7 to 8 डेज लगते हैं। अगर इस पिक को हम जूम करके देखें तो इसकी ये एक है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी, इन दोनों के बीच में मौजूद है स्विस कैनाल। तो यहाँ मेंशन्ड है कि स्विस कैनाल ऑफर करता है शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया, तो इसलिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पास वे है वर्ल्ड वाइड। अब ये कट करता है इस्तेमाल ऑफ स्विस को, और टेक्निकली ये अफ्रीका और एशिया को दो डिफरेंट अलग अलग लैंड मास पे डिवाइड करता है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखा जाए तो ये एक आर्टिफिशियल कैनाल है, नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड कैनाल है, जिसका कंस्ट्रक्शन ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे हुआ था 1859 टू 1860 में। उस वक्त अ, उस वक्त दुनिया भर में कॉलोनियल पावर हुआ करती थी, जो रेगुलरली एक दूसरे से उनकी उनके वॉर हुआ करते थे। तो इन सारे डेंजर्स, इन सारे रिस्क को अवॉइड करने के लिए जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वो चाहते थे कि एक सेफ वे हो। तो इसे देखते हुए स्ट्रेटेजिकली स्विस कैनाल का आइडिया उनमें आया, और इसका एक ये रीज़न था कि जो केप ऑफ गुड होप है, जो लॉन्ग रूट है, उसको अवॉइड कर सके, क्योंकि इस रीजन में पायरेट्स रहते हैं। उनका खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, जबकि जो ऊपर वाला जो वे है वो थोड़ा सेफ वे है। फिर दौर आता है 20th सेंचुरी का, 1956 में। तो उस वक्त इजिप्ट के प्रेसिडेंट हुआ करते थे गामल अब्देल नासिर। इन्होंने क्या किया, स्विस कैनाल को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज करने का ये रीज़न था कि एक नाइल रिवर फ्लो करती है इजिप्ट से, जो कि ये देख सकते हैं आप, इजिप्ट है तो यहाँ से नाइल रिवर फ्लो करती है। तो इनका एक प्रोजेक्ट था कि इस रिवर में हमें डैम बनाना है, तो इस डैम के लिए फंड राइज करना था। तो इसलिए इन्होंने स्विस कैनाल को नेशनलाइज किया, ताकि यहाँ से जो जितने भी शिप्स पास होते हैं उन सब से टोल टैक्स लगा के रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए। तो जो नेशनलाइजेशन का जो आइडिया था उसके कारण यहाँ पर स्विस क्राइसिस बन गया। स्विस क्राइसिस में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इजराइल ने अटैक कर दिया इजिप्ट पे। फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये एक साल बाद 1957 में ख़त्म हुआ, जब यूनाइटेड नेशंस ने दखल अंदाजी की तथा उन्होंने यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस को यहाँ पर प्लेस किया गया। उसके बाद लगभग 10 साल बाद जो प्रेसिडेंट थे नासिर, उन्होंने
ऑर्डर किया यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स को कि वो जो सिनाई पेनिनसुला है इजिप्ट का, वहाँ से वो चले जाए। तो इसे देखते हुए इसराइल जो कि एक नेबरिंग कंट्री है, उन्होंने सिनाई पेनिनसुला पे फिर से अटैक कर दिया। तो ये स्ट्रगल चलता रहा 1967 से 75 तक, इसराइल और इजिप्ट के बीच में। तो इसराइल ने जब अटैक किया तो इसके रिस्पांस में इजिप्ट में ने क्या किया, स्विस कैनाल थी उसने उन्हें ब्लॉक कर दिया। तो जितने भी शिप यहाँ से पास होते थे वो लगभग 67 से 75 8 सालों तक ये पूरा कैनाल ही बंद रहा। फिर 75 में ये ओपन हुआ जब इनका डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ। इसके अलावा ये देख सकते हैं कि अरब इसराइल वॉर था 1973 का, उसमें स्विस कैनाल एक फोकल पॉइंट रहा। अब अगर अपन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखें स्विस कैनाल का, तो दुनिया भर का लगभग 10% ट्रेड पास होता है स्विस कैनाल से ईयरली। और ये एक ऑयल ट्रांसपोर्ट के लिए एक बहुत ही क्रूशियल रूट है। तो अगर मिडिल ईस्ट पर्शियन गल्फ से अगर हमें ऑयल इंपोर्ट करना है यूरोप को, तो सबसे बेस्ट वे को हो सकता है उनके लिए स्विस कैनाल। तो अभी जो जाम है, तो आप सोच सकते हो उसके कारण जो यूरोप है उनमें एनर्जी क्राइसिस प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि जो एनर्जी के लिए वो डिपेंड होते हैं मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज अरबियन कंट्रीज पे, लेकिन जो उनका पाथ है वो इस वक्त स्टक्ड है। तो ये ब्लॉक वाइज से एक लेसन ये देखा जा सकता है कि आज के टाइम पे 21st सेंचुरी है, उसमें डाटा ही एनर्जी है या फिर डाटा ही फ्यूल है, डाटा इज़ द न्यू ऑयल। अगर जो स्विस कैनाल की जो अथॉरिटी थी, अगर उनके पास प्रॉपर डेटा होता कि वहाँ का वेदर कैसा है, जो यहाँ से शिप पास हो रही है उनकी साइज़ क्या है, उनकी स्पीड क्या है, उन उनकी मतलब मोमेंट बाय मोमेंट अगर इंफॉर्मेशन रहती कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है, तो हो सकता था कि हम वो एक्सीडेंट को, जब वो अपना डायरेक्शन लूज़ कर रही थी तो इमीडिएटली अथॉरिटी शिप के जो ड्राइवर ऑपरेटर से उनको इन्फॉर्म कर देते कि आप डायरेक्शन लूज़ कर रहे हैं, आगे इस एक्सीडेंट हो सकता है, आप प्लीज़ अपना डायरेक्शन मेंटेन के करिए। तो इस तरीके से जो इतना बड़ा क्राइसिस जो प्रोड्यूस हुई है उसे अवॉइड किया जा सकता था। तो डाटा इज़ द न्यू ऑयल, विच इज़ द लेसन वी लर्न फ्रॉम दिस होल इंसिडेंट। थैंक यू।